तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। जैसे कि आप लोग जानते हो कि CHSL के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो कल हमारा जो CHSL का ये क्लासेस को हमने स्टार्ट किया है, YouTube पर कोर्स को स्टार्ट किया है। कल हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी और मैंने वो कल ही बोल दिया था आज हम CHSL के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। करेक्ट, आज हम CHSL के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस करने आपके लिए इतने ज़रूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम का एक आइडिया होना कि किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़रूरी है। राइट, तो आइए ज़रा भैया क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वेट नहीं कराऊंगा और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपके जो CHSL 2024 में होने वाला है, करेक्ट, उसकी नोटिफिकेशन कहीं भी आ सकती है। हमने उसके लिए YT की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और बेटा हमने उसके लिए हमारा जो एकलव्या बैच है जो आपको एप्लीकेशन वेबसाइट से मिलेगा, हमने वो भी लॉन्च कर दिया है। उसको आप Y724 डिस्काउंट कोड लगाकर उसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। वहां पर आपकी प्रॉपर तरीके से एज अ फाउंडेशन तैयारी कराई जाएगी, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। राइट, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये रहेगा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कोई 2020 का है, कोई 2015 का है, कोई 2021 का है, कोई 2023 का भी है। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि भाई आपको किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सा अमेंडमेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन के बारे में बात करता है। देखो ये बात है हमारे 52nd अमेंडमेंट एक्ट की, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1985 में हुआ था। और इसमें एक 10th स्केड्यूल भारत के संविधान में ऐड किया गया था। भारत के संविधान में टोटल 12 स्केड्यूल है। 10th स्केड्यूल दल बदल विरोध के कानून को लेके है बेटा, दल बदल विरोध के कानून को लेके है, यानी कि एंटी डिफेक्शन को लेके है। किसको बच्चे? एंटी डिफेक्शन को लेके है। तो राइट आंसर इज डेफिनेटली, करेक्ट आंसर इज बी बेटा, यहां पर करेक्ट होगा। देखो अमेंडमेंट को लेकर, आर्टिकल्स को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। तो मुद्दा यहां पर क्या समझने वाला है इन क्वेश्चन को करते हुए कि किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टॉपिक के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। करेक्ट, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के वितरण का प्रावधान करती है? पहले बताया तो कि आज हम CHSL के इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अभी हम कुछ दिन प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस करेंगे और बाद में आपकी एक टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, सब्जेक्ट वाइज क्लास चलेगी। ठीक है, हाँ जी, यहां पर लिखा है कि राज्यसभा में क्या एलोकेशन किया गया है हमारे स्केड्यूल का, इनमें से किसमें है? एक शॉर्ट ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। हमारे भारत में टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये टोटल 12 वर्ड्स हैं। T से बनता है यूनियन एंड टेरिटरीज, E से बनता है एमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी, A से बनता है एफर्मेशन एंड ओथ और R से बनता है भारत के संविधान के चौथे अनुसूची में 4th स्केड्यूल में राज्यसभा की सीट एलोकेशंस। राज्यसभा की सीट एलोकेशंस कि भैया जो हमारे राज्य हैं उनको राज्यसभा की कितनी सीट्स मिलेंगी। तो करेक्ट आंसर इज 4th स्केड्यूल इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 4th स्केड्यूल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए बेटा नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। देखो भारत के संविधान में क्या होता है ना, भारत के संविधान में हमारी जो ये संसद है, हमारे संसद के 3 पार्ट हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक भारत का राष्ट्रपति और एक भारत का राष्ट्रपति। जो भी लोग लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चुनकर आते हैं उन्हें MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है।
अब भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप चुनाव जीतकर आ जाएं, दूसरा तरीका आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जाए, मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जाए। ठीक है, 2019 से पहले 12 लोगों को राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था और लोकसभा के अंदर 2 लोगों को जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन 2019 के बाद हमारा 104th संविधान के संशोधन के बाद लोकसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स को हटा दिया गया है। लोकसभा के अंदर अब सभी लोग चुनकर आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन राज्यसभा के अंदर अभी भी 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होकर आते हैं, तो राइट आंसर इज 12 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे ये राज्यसभा के बारे में बात करूं तो करंटली राज्यसभा की 245 सीट्स हैं राज्यसभा की बेटा इस समय, जिसमें से 233 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज को दी गई हैं और 12 उसमें से नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। अब इनको नॉमिनेट करने का भी एक प्रक्रिया है, एक 4 फील्ड दी गई हैं कि इन 4 फील्ड में से ही नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे एक हमारी फील्ड है आर्ट, दूसरी हमारी फील्ड है लिटरेचर, तीसरी फील्ड है सोशल सर्विस, करेक्ट, और चौथी फील्ड है बेटा हमारी साइंस। इन 4 फील्ड में से जो इनकी एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, उनको राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया जाता है। जैसे आपने सचिन तेंदुलकर, आपने हेमा मालिनी, आपने नरगिस दत्त, आपने इन सब का नाम सुना होगा। ये सारे फिल्म स्टार्स हैं, कोई क्रिकेटर है, लेकिन फिर भी इनको राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया जा सकता है। किसके द्वारा? इसके द्वारा, मतलब इन 4 फील्ड में से, राइट। मैंने को कल भी कहा था कि अपना एक रजिस्टर बना लीजिए 2024 CHSL लिख के GS बाय साहिल मदान। इसमें जो आपको मैं एक्स्ट्रा नोट्स लिखवाता हूं, आपने वो नोट डाउन करने हैं और आपने उसको वीकली रिवाइज करना है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आपकी वीकली रिवीजन आपके एग्जाम के अंदर बहुत काम आएगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बेटा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? हमारे भारत के संविधान में या हमारे भारत के कानून में अगर किसी को कोई मतलब केस करना हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप पहले लोअर कोर्ट जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, करेक्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट एक ऐसा केस है बेटा कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के केस में यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। और ये कहां लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के बारे में, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के बारे में, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है और यह बोलता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाए या अगर किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाए तो ही कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर आकर बच्चा रुक जाता है, तो बच्चों को लगता है कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के केस में आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यह गलत है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो दोनों जगह आपके पास जाने का ऑप्शन होता है, करेक्ट। ये दोनों रिट्स इशू करते हैं, ये दोनों रिट्स इशू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिट इशू करेगा और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू करेगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। भारत में टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं, ठीक है भैया। चलिए
तो आपको जो मैंने बताया अभी कि आपने एक्स्ट्रा नोट्स लिखने हैं, आपने यही एक्स्ट्रा नोट्स अपने डेली डेट डालकर उसको लिखना है, ठीक है। जैसे आज क्या डेट है हमारी, आज हमारी डेट है 6 अप्रैल। मानो कि आपका एक ये पेज है आपकी नोटबुक का, आपने यहां पर लिख दिया ऊपर कि 6 अप्रैल, और जो भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स लिखवाए जा रहे हैं आपने उनको एक्स्ट्रा नोट्स को नोट डाउन करना है। एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, उसको ऐसे कर दो कि पता लग जाए कि एक क्वेश्चन के बारे में है, फिर आपने और नोट्स करने हैं। जिस क्वेश्चन में नोट्स कराया जाए उसमें नोट डाउन करो, जिसमें नहीं कराया जाए उसके अंदर मत करो, ठीक है। और फिर आपने उसको वीकली रिवाइज करना है, फिर आपने बेटा उसको वीकली रिवाइज करना है। ये मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूं, ये मैं हमारे सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि बेटा अगर जो बच्चा ये करेगा वही आगे जाकर इजीली उस चीज को रिवाइज कर सकता है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप किसी भी लेवल का एग्जाम, चाहे वो स्कूल का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, यूपीएससी का हो, आर्मी का हो, किसी का भी हो, बिना रिवीजन के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है भैया। इसके बाद बात करते हैं तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारण किस संविधान से लिया गया है, यानी किस संविधान से कंकरेंट लिस्ट ली गई है। सर अड्डा पर आईबी की तैयारी कराते हैं क्या? बेटा आईबी का एग्जाम इस साल अभी आपका 2023 में आया, 2024 का एग्जाम हुआ था। अगली बार बेटा उसका एग्जाम कब होगा उसका आइडिया नहीं है, तो मैं नहीं आपको सलाह करूंगा कि आप अपने सिर्फ आईबी को लेकर बैठे। मैं बोलूंगा कि आप अभी सीजीएल की तैयारी करें या सीएचएसएल की तैयारी करें। जब आईबी का एग्जाम आएगा तो फिर आप आईबी की एकदम फोकस पढ़ाई करना, ठीक है बेटा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे भारत के 7th स्केड्यूल में, हमारे भारत के 7th स्केड्यूल में हमें 3 लिस्ट दी गई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक बेटा कंकरेंट लिस्ट, और एक मेरे भाई कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यानी कि एक केंद्र की सूची, एक राज्य की सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, समवर्ती सूची को बेटा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमारे भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में से और कंकरेंट लिस्ट में से कानून बना सकती है। हमारे भारत की राज्य सरकार स्टेट लिस्ट में से और उसके साथ साथ कंकरेंट लिस्ट में से भी सब्जेक्ट कानून बना सकती है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत संघ के नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार किसके पास है? अगर भारत में, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में यह क्लियर लिखा हुआ है। सर आप पेड बैच में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बेटा मैं पेड बैच के अंदर इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूं, ज्योग्राफी ही पढ़ाता हूं, है ना। अलग अलग बैच पे सिस्टम अलग अलग चलता है। मैंने आईबी के अंदर पॉलिटी ही पढ़ाई थी, है ना, तो लेकिन इकोनॉमिक्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और सीएचएसएल के पेड बैच को लेकर मेरी एक और प्लानिंग भी है कि जो बच्चा पेड बैच के अंदर जुड़ेगा, मैं उसको थ्योरी के साथ साथ सैटरडे जीके जीएस के एमसीक्यूज भी पेड बैच के अंदर एक मैराथन क्लास लेके प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। हमारे भारत में अगर कोई नए राज्य को एडमिट करना है, हमारे भारत में अगर किसी राज्य की बाउंड्री को चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है, किसी राज्य में डालना है, किसी राज्य से लेना है, 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना है, तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। लेकिन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है यह जानना जरूरी है। देखो आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसमें लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। अगर कोई नया स्टेट का एडमिशन करवाना हो, कोई नई स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करवाना हो, अगर कोई नए स्टेट का फॉर्मेशन करना हो, बिल्कुल ही नया स्टेट बनाना है, या किसी स्टेट के एरिया को ऑल्ट्रेशन करना है, कम करना है, बढ़ाना है, ठीक है, बाउंड्री में चेंजेस करने हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट के नाम को चेंज करना है, ठीक है, तो यह अधिकार भारत के सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। यह अधिकार भारत के सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, भारत के ये संसद के पास है, ध्यान रखेंगे इसको, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? अगर हम भारत की
संविधान सभा की बात करें, अगर हम भारत की संविधान सभा की बात करें तो इसको 1946 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें कुछ लोगों का चुनाव किया गया था, कुछ लोगों को नॉमिनेट किया गया था। तो इसमें जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड भी थे और कुछ इसके अंदर मेंबर नॉमिनेटेड भी थे। तो ना तो ये इलेक्टेड बॉडी थी और ना ही ये नॉमिनेटेड बॉडी थी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा वॉज पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड, इस तरह का सिस्टम था उसका। ठीक है, संविधान सभा के पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में होती है, लेकिन इसका आइडिया किसने दिया था? एमएन रॉय के द्वारा इसका आइडिया 1934 में दिया गया था कि हमारे भारत का एक संविधान अपना होना चाहिए और उस संविधान के लिए हमें संविधान सभा का गठन करना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है और संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 डेज का समय लिया गया था। करेक्ट, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति किसके पास है? कह रहे सर प्लीज अड्डा की जैकेट दिला दो। यार उसके लिए ना आपको आना पड़ेगा, आप आ जाओ, मैं आपको एक जैकेट दिलवा दूंगा। और बताओ, मतलब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, है ना। जैसे हमारे यहां पर कोई बच्चा एग्जाम पास करके आता है तो हम उसको एक पूरी वेलकम किट देते हैं। बच्चों को यहां बुलाकर स्क्रीन पे इंटरव्यू करवाया जाता है, बच्चों से बात कराई जाती है और बच्चों को एक पूरी किट दी जाती है अड्डा के बिल्कुल बैग वगैरह के साथ, राइट। हाँ जी, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो बहुत सिंपल सी बात है यार। हमारे भारत में अगर मैं आपसे ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करूं, अभी सिर्फ 3 है। कौन कौन सी है? एक है आईएएस, एक है आईपीएस और एक है आईएफओएस। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और ये इंडियन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। ये इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार। ठीक है, इसी के साथ साथ राइट आंसर इज संसद के पास यह अधिकार है ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने का। थोड़ा पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में थ्योरी तरीके से कि आर्टिकल 312 के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने के लिए बात करी गई है कि अगर राज्यसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, तो ऑल इंडिया सर्विसेज को पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। लेकिन यहां पर शक्ति, अगर मैं यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कंपैरिजन करूं तो वैसे मुझे यूजुअली 99% ज्यादा शक्ति लोकसभा के अंदर लगती है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के केस में ज्यादा शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास है। क्योंकि राज्यसभा जब रेजोल्यूशन को पास करेगा तभी संसद क्या बनाएगा? ऑल इंडिया सर्विसेज बनाएगा। एक बार सारे बच्चे, जो बच्चे लग रहे हैं कि सर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है बेटा यहां पर, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो और सारे बच्चे बेटा क्लास को एक बार शेयर भी कर दो। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान का संशोधन, जो 73rd अमेंडमेंट किया गया संविधान का, वो इन चारों में से किससे रिलेट करता है? जो संविधान का संशोधन किया गया बेटा वो इन चारों में से किससे रिलेट करेगा? बहुत सिंपल है। अगर मैं 1992 की बात करूं तो उसमें एक 73rd संविधान का संशोधन हुआ और एक 74th संविधान का संशोधन हुआ। करेक्ट। 73rd पंचायत के बारे में बात करता है और 74th नगर पालिका के बारे में, यानी कि म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। तो ये आपकी चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है बहुत। तो करेक्ट आंसर इज पंचायती राज इज द करेक्ट आंसर। फिर एग्जाम में आता है कि भारत के कौन से जिले में पहली बार विलेज पंचायत या पंचायत को बनाया गया? नागौर जिला था, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर जिला है और यह नागौर जिला राजस्थान के अंदर पाया जाता है। यह राजस्थान के अंदर पाया जाता है। 1959 में यह वाला काम किया गया था,
लेकिन ऑफिशियल स्टेटस, लीगल स्टेटस प्रॉपर आर्टिकल के साथ 1992 के अंदर मिला। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन आइए बेटा। यहां पर कुछ गलत दिया है ना, हां जी बेटा, ये सी नहीं होगा इसका, ये गलत दिया ऑप्शन। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाने की बात, कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाने की बात इन चारों में से कहां करी गई है? अच्छा, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जहां पर लोगों के कल्याण के बारे में सोचा जाए, जहां पर लोगों को ऐसी फैसिलिटीज दी जाए, जहां पर लोगों को ऐसी फैसिलिटीज दी जाए कि जिससे देश के लोगों का कल्याण हो और देश के लोगों का निर्माण हो। देखो, वैसे तो दुनिया में कल्याण करने का जो शक्ति है वो सिर्फ महादेव के पास ही है ना, महादेव ही सबका कल्याण कर सकते हैं। राइट, मैं ये मानता हूं, ठीक है। लेकिन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर वेलफेयर स्टेट को बनाने की बात करी गई है। वेलफेयर स्टेट को बनाने की बात करी गई है। डीपीएसपी भारत के संविधान का पार्ट 4 है। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आता है। डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि अगर डीपीएसपी के केस में आप न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि आयरलैंड के संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा बोरो किया है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डीपीएसपी को लेके, ये सारे आपको मैं करवा ही दूंगा, है ना भैया। चलो, बच्चा कह रहा है कि मेरा कल्याण तो बजरंग बली ने किया है। बेटा, बजरंग बली बोल ले या भगवान शिव बोल ले, एक ही बात है। कभी अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि भगवान शिव और बजरंग बली ये सब एक ही चीज है ना। तो सबका अपना अपना विश्वास है बेटा। जैसे मैं भी ट्यूसडे को मंदिर जाता हूं, बजरंग बली पर विश्वास मेरे को ही बहुत ज्यादा है ना। तो मेरे घर के मंदिर में शिव जी और बजरंग बली दोनों जी की मूर्ति रखी हुई है, ठीक है भैया, वेरी गुड। चलिए, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार शक्ति कहां से प्रदान करती है, देखो राज्य सरकार कितना काम करती है, केंद्र सरकार कितना काम करती है ना, दोनों लगे हुए हैं, काम कितना कर रहे हैं। राइट, लेकिन मुद्दा यह है कि इनको शक्ति मिलती कहां से है। अब शक्ति वो नहीं है अखाड़े वाली शक्ति कि किसी को उठाकर फेंक दिया, घी पी लिया, दूध पी लिया, है ना, मक्खन खा लिया, वो शक्ति नहीं है ये। इन्हें काम करने की शक्ति कहां से मिलेगी? मैंने क्या बताया आपको अभी कि भारत के 7th शेड्यूल में एक दी गई है केंद्र की सूची, एक दी गई है राज्य की सूची और एक दी गई है मेरे भाई समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां दी गई हैं और ये 3 सूचियां भारत के संविधान में है। तो करेक्ट आंसर इज भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए बेटा। बाय विच नेम और नेम्स हैज आवर नेशन बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक बात तो मुझे क्वेश्चंस बनाते हुए और क्वेश्चंस करते हुए ये समझ में आता है कि जो आपके CHSL और CGL, मैं मेन इन्हीं की बात करता हूं, ठीक है, इनमें जो क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहा। अगर आप आने वाले 3 महीने में अपने सिलेबस की पूरी थ्योरी कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इन सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में सही करके आओगे, ठीक है। और पॉलिटी और हिस्ट्री ये 2 ऐसे पार्ट है यार जिनमें से आपको अगर ढंग से आपने कर लिया तो 8 से 9 क्वेश्चन तो आपके 2 सब्जेक्ट से ही हो जाएंगे जीएस के 25 में से। राइट, भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। तो भारत और इंडिया दोनों ही नाम है, ए करेक्ट हो गया दोबारा। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन चारों में से किसके आधार पर बनाया गया था? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसमें हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं, हम यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हम जेपीएससी के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट एसपीएससी के बारे में पढ़ते हैं, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो हमने काफी सारी चीजें बिल्कुल डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो करी है, ठीक है। मुद्दा आता है कि इसको बनाने का बेस क्या है। इसकी ना एक क्रोनोलॉजी है, इसका एक प्रोसेस है, वो समझाऊंगा आपको मैं।
1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आते हैं अंग्रेजी सरकार। ध्यान इस बात को सुनना, ये बढ़िया कहानी है, 5-6 बातें कवर हो जाएंगी इसके अंदर ही। उस 1919 में यह बोला कि 10 साल के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जो भारत के संविधान को नए तरीके से बनाएगी, रिकमेंड करेगी। ठीक है भैया, कर लेंगे। 10 साल से पहले ही 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया। 1927 में साइमन कमीशन को बनाया गया। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों मेंबर्स अंग्रेज थे, यानी कि सातों के सातों मेंबर ब्रिटिशर्स थे, गोरे थे, बेसिकली गोरे। तो इस बात से इंडिया के अंदर बड़ा हुल्ला गुल्ला हुआ। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया पहुंचती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन इंडिया कब पहुंची, तो बच्चे 1927 लगाकर आते हैं, लेकिन 1928 में साइमन कमीशन इंडिया पहुंची थी। करेक्ट, ध्यान रखेंगे बात को। अब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आती है और भारत में हर जगह साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत के संविधान को बनाने के लिए कमीशन बनाई गई थी और भारत का संविधान है ना, और वहां पर तुमने एक भी भारतीय को कमेटी में, कमीशन में ऐड नहीं किया, तो यह बात चुभ गई भारतीयों के दिलों में, कांग्रेस वालों के लोगों के दिलों में। ठीक है, 1928 में एक काम और भी होता है। नेहरू रिपोर्ट नेहरू के द्वारा दी जाती है, और ये नेहरू मोतीलाल नेहरू है, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है, इनकी रिपोर्ट को अंग्रेजों के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। इसी साल जिन्ना के 14 पॉइंट्स आते हैं, इसी साल जिन्ना के 14 पॉइंट भी आते हैं, उसको भी अंग्रेजों के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट बनाकर देती है, उसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेरे भाई मेरे दोस्त बनाया जाता है। मेरे भाई मेरे दोस्त बनाया जाता है। ये सारे पॉइंट, ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको लिख नहीं रहे हैं और फिर आप इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप मेरी गलती बाद में मुझे नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, चलिए, तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर इसको लिख लिया करो। आइए नेक्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन साइमन कमीशन इज द करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। इनमें से वो 2 लोग कौन से हैं जिन्होंने आजादी के बाद भारत के प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ने के लिए बहुत काम किया? जैसे जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत के अलग अलग टुकड़े थे और अंग्रेजों ने तो मुंह खोल के बोल दिया, अंग्रेजों ने तो मुंह खोल के बोल दिया कि जिसने भारत में आना है भारत में चले जाओ, जिसने पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में चले जाओ, और जिसने आजाद रहना है आजाद रहो। उनका क्या था? वो तो जा रहे थे, उन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क किया और जाते जाते भी करना चाहते ही थे, है ना। लेकिन हमने समझ लिया था कि अगर ऐसा हुआ और हैदराबाद अलग बन जाए, जूनागढ़ अलग बन जाए, नॉर्थ ईस्ट सारे अलग हो जाएं, तो भारत क्या बचेगा? भारत कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए एक प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई, इसीलिए एक प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई जिसका काम था भारत के अंदर भारत को अखंड भारत में कन्वर्ट करना। इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल और इसके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। इन दोनों ने मिलकर यह काम किया। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, आइए बेटा। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था यानी कि जुडिशियल रिव्यू, आपके सामने 4 ऑप्शन है कि जुडिशियल रिव्यू क्या सिर्फ इंडिया के अंदर है, क्या सिर्फ यूएस के अंदर है, क्या इंडिया और यूएस के अंदर है, या यूके के अंदर है सिर्फ। सर कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम की जॉब तैयारी, सर कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम वाले किस जॉब की तैयारी करें? आपने बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं इस क्वेश्चन के बारे में जरूर पढ़ूंगा और जानूंगा कि आप किस किस एग्जाम के लिए बेस्ट आप तैयारी कर सकते हो। गिव मी 2-3 डेज, मैं इसके लिए जरूर एक सेशन करूंगा पर्सनल। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। अगर देखो, हमारे भारत ने जो जुडिशियल रिव्यू है, हमारे भारत में जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भारत के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। ठीक है,
ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरो किया है। जब हमने यूएसए से बोरो किया है तो ये इंडिया और यूएसए दोनों के अंदर पाया जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आइए बेटा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप? इनमें से कौन सा पार्ट नागरिकता से, इनमें से कौन सा पार्ट नागरिकता से संबंधित है? अभी नागरिकता को लेकर पूरे देश में बहुत अलग काम चल रहा है ना। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो पास किया गया है अभी, जिसके अंदर यह बोला गया है कि भैया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो हमारा बांग्लादेश है, वहां के जो नॉन मुस्लिम प्रताड़ित लोग हैं भारत में आ जाएं और उनको हम लोग क्या देंगे? नागरिकता देंगे। जो ये जान रहा है वो गलत जान रहा है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि 2014 से जो पहले आया है उसको मिल जाएगी क्या? नागरिकता। ठीक है, हां जी। नागरिकता का भारत के संविधान का पार्ट है सेकंड और आर्टिकल है 5 से 11। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर ये पार्ट थर्ड क्या है? पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। पार्ट 4 क्या है? पार्ट डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। करेक्ट। पार्ट 1 क्या है? ये यूनियन तथा उसकी टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात करता है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। राइट। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन चारों में से किसके आधार पर नागरिकता प्राप्त करता है? अगर किसी को भारत का नागरिक बनना है ना, अगर किसी को भारत का नागरिक बनना है तो किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है? यहां पर एक बच्चा है, ही इज आस्किंग मैन सूर्या राव, सर आईबी की तैयारी किस प्रकार करें? सूर्या, मैं आपको ना एक बता रहा हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएस बाय साहिल मदान। आप इसको सर्च करके मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो। आपकी जो ये आईबी की दिक्कत है मैं आपको पर्सनली आपसे बात करके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, यहां समझाऊंगा बेटा, समझ नहीं आएगी तो वहां आप मुझसे मिलिए और वहां बेटा आप मुझसे मिलकर मैं आपको बात करूंगा पर्सनली। एक बार हम कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे तो जो भी आपका डाउट आ रहा है क्लियर कर देंगे उसको। तो यस, देखो भारत के संविधान में अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो आपको बनना है ब्रांड, आपको बनना पड़ेगा ब्रांड, यानी कि बर्थ, जन्म के आधार पर, आर रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ए मतलब किसी एरिया को एक्वायर कर ले अगर भारत, उसके आधार पर, एन नेचुरल तरीके से उसके आधार पर, डी मतलब डेसेंट वंशज के आधार पर। तो अगर आपके अंदर ब्रांड बनने की शक्ति है तभी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहले तो यार थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छी बात लिखी आपने, लेकिन मुझे लगता है यार कोई बेटर या कम बेटर नहीं होता। जहां पर मैं खड़ा होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि मुझे मौका मिलता है कि मैं अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर उन्हें उनके करियर में गाइड कर पाऊं, उनको करियर में कुछ उनकी हेल्प कर पाऊं। तो दिस इज माय प्रिविलेज। आपको अच्छा लगता होगा लेकिन ये मेरी प्रिविलेज भी है। और साथ साथ सभी लोग बेटा पूरी मेहनत करते हैं, मैं हूं या कोई और फैकल्टी भी है। तो आई थिंक बेटा कोई बेटर नहीं है, कोई कम नहीं है। एवरीवन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, राइट। इवन एवरी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है हमारे, सब लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2024 में लगे हुए हैं अभी, तो ट्राई करो कि बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके यार अपना एक एग्जाम निकाल लो। ठीक है, एग्जाम निकालोगे तो आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स खुश होंगे। और भारत में जो लड़के लड़कियां हैं उनको अपने पेरेंट्स को खुश करने से ज्यादा मुझे लगता है कि और कोई मुद्दा होता ही नहीं है ना। हमारी पूरी आधी जिंदगी हमारी उसी में निकल जाती है कि कैसे एक बार मैं घर पर जाऊं और मेरे पापा मुझे गले से लगा लें, यार बेटा आज तेरी क्लास देखी, देखकर मजा आ गया। मेरे साथ तो ये सब हुआ है मेरे साथ एक बार मैंने, याद है मुझे कि मैंने एक ना 2-3 घंटे की क्लास ली थी। तो मैं उस क्लास लेकर घर गया तो मेरे घर पर ना एक बहुत बड़ा टीवी है, भगवान की दुआ है। तो घर के सब लोग उस टीवी पर बैठकर मेरी क्लास देख रहे हैं। और ये नहीं कि मुझे दिखाने के लिए, 1 घंटे से वो क्लास चल रही है, जब तक मैं क्लास कर गया हूं वो सब बैठ के मेरी क्लास देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी चीज ब्लेसिंग हो नहीं सकती कोई भी,
राइट। अगर हम इसकी बात करें तो देखो मौलिक कर्तव्यों की बात करेगी बेटा, यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी गई है। भारत में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लेकिन जब भारत का संविधान बनाया गया तो भारत के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो 42वें संशोधन के साथ 1976 में 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया। 86 संशोधन के साथ 2002 में एक और ड्यूटी को ऐड किया गया। टोटल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाती हैं। तो करेक्ट आंसर इज 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो आर्टिकल 51A होगा बेटा, और अगर कोई आपसे पार्ट पूछ ले तो पार्ट होगा 4A। पार्ट को हिंदी के अंदर भाग बोलते हैं। फिर आता है कि कौन सी कमेटी के द्वारा या कौन सी कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो राइट आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी। बस आप लोगों से मेरी बड़े भाई के तहत यही एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो मैं ये एक्स्ट्रा नोट्स लिखवा रहा हूं, मतलब सही मानिए ये मुझे आता है मुझे अगर नहीं लिखवाऊंगा तो मेरे को तो ये सब आता ही है। ये इसलिए लिखवाया जा रहा है कि आपके एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन के अलावा इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी करेक्ट करके आओ। राइट, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा, देखो हमें 4 पेयर दिए गए हैं, करेक्ट। इन 4 पेयर में से हमें ना एक इनकरेक्ट पेयर दिया गया है, नोट मैच्ड वाला पेयर दिया गया है, हमें एक गलत पेयर दिया गया है। आपने मुझे इन चारों में से गलत पेयर ढूंढ के बताना है। मैं साइड हो जाता हूं क्योंकि जगह नहीं है उतनी। तो इसको चारों को पढ़ो और चारों में से मुझे बताओ कि इसमें से गलत पेयर कौन सा है। सिंपल, बहुत सिंपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल चीज है ये वाली, कि इन चारों में से गलत पेयर कौन सा होगा। बताइए मेरे भाई। थैंक यू सो मच अल्ट्रा ड्रैगन जी, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, आई एम श्योर कि आपका नाम अल्ट्रा ड्रैगन तो नहीं होगा राइट। हां जी, तो देखिए भारत में नागरिकता या सिटीजनशिप डेफिनेटली पार्ट 2 तो ये करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स क्या पार्ट 3 दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो यहां पर ना एग्जामिनर खेल गया, देखो। और देखो आप में से बहुत ही कम बच्चे आंसर करेक्ट लगा रहे हैं। और मेन देखो बात क्या है, मैं बताकर आया हूं अभी, क्या बताकर आया हूं, मैंने बताया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, 4A होता है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, पहले बता देता हूं। एग्जामिनर ने 4A को 6A में कन्वर्ट कर दिया। उसने कुछ नहीं किया, उसने इस डंडे को यहां से यहां कर दिया कि जब बच्चा एकदम से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये ठीक दिया हुआ है, लेकिन ध्यान से पढ़ो ये गलत दिया हुआ है। तो यस, हमारा यहां पर C करेक्ट होगा। ऑप्शन C गलत पेयर है, तो आंसर इज करेक्ट। यही होता है बेटा एग्जाम। मुझे लगता है कि एग्जामिनर आपका एग्जाम आपको फेल करने के लिए बना रहा है। राइट बेटा, इंग्लिश समझ नहीं आती तो जो तेरे 25 नंबर की इंग्लिश टीयर 1 में आएगी और 40 नंबर की इंग्लिश टीयर 2 में आएगी। अगर उतनी बेसिक नहीं आती है तो एग्जाम पास ही नहीं होगा। मैं चाहे आपको रात दिन जीएस पढ़ा लूं, बिना इंग्लिश के, बिना रीजनिंग के, बिना मैथ के एग्जाम पास थोड़ी होगा बेटा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द राइट टू इक्वेलिटी इज प्रोवाइडेड। भारत में समानता का अधिकार या भारत में समता का अधिकार इन चारों में से कौन से आर्टिकल में दिया गया है। एक बात बहुत क्लियर है, आर्टिकल की तैयारी तब पक्की है जब सही के साथ साथ बाकी आर्टिकल्स भी अगर आपको आते हो। हां, कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर बाकी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो आपको वो आने बहुत जरूरी है। बात समझ आई। देखो आर्टिकल 14 जहां पर मुझसे इक्वालिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 19 मुझे स्वतंत्रता प्रदान करता है, राइट टू फ्रीडम मुझे प्रोवाइड करता है, और यहां पर 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 20 अगर किसी इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके भी अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार की बात करता है। एक बड़ी बात बताऊंगा कमाल की, जब भारत में राष्ट्रपति के द्वारा
जब भारत में राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी लगाई जाती है तो इमरजेंसी लगाते ही ऑटोमेटिकली भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं होते। और यह क्वेश्चन एक बार नहीं, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि वो दो कौन से आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दो आर्टिकल है बेटा जो सस्पेंड नहीं होते हैं। करेक्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। दोबारा से आपको 4 पेयर दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इस बार आप हिंदी इंग्लिश का बहाना नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है बेटा, तो क्लियर बात है कि इस बार आप लोग हिंदी का बहाना और इंग्लिश का बहाना नहीं कर पाएंगे। इनमें से एक पेयर गलत दिया हुआ है, तो मुझे बता दें कि इसमें से गलत पेयर कौन सा है। इनमें से एक पेयर गलत दिया गया है, तो मेरे को बता दो कि इनमें से गलत पेयर कौन सा है। चेक करें, आ जाओ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, तो ये वाला करेक्ट है। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, बिल्कुल करता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, किसकी बेटे मेरे प्यारे भाई, अनटचेबिलिटी की या अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करता है। यहां लिखा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यह तो आर्टिकल 18 में दिया गया है, तो राइट आंसर इज सी। लेकिन फिर डी क्या होगा? आर्टिकल 18 कि सैन्य उपाधियों की अनुमति, बिल्कुल करेक्ट बात लिखी है कि आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स तो दी गई है, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपने पढ़ाई कर डॉक्टर की डिग्री पाई है तो आप वो लगा सकते हो, अगर आप मिलिट्री में हो तो आप मिलिट्री के टाइटल्स को यूज कर सकते हो। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहां पर हमें सी ऑप्शन गलत दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य का विषय था उसको संवर्ती सूची में कब डाला गया? देखो, एजुकेशन पहले सिर्फ स्टेट लिस्ट में थी, सिर्फ राज्य सरकार उसके ऊपर कानून बना सकती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमारी जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में है। अगर कोई भी सब्जेक्ट, अगर कोई भी विषय संवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में है तो उस पर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में यह काम किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में यह काम किया गया था कि एजुकेशन को स्टेट की लिस्ट से संवर्ती में डाला गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 42nd भारत का जो संशोधन है बच्चे, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इज डेफिनेटली राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आइए मेरे भाई नेक्स्ट। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताइए। देखो, 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की। इस फर्स्ट मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा साहब को, सच्चिदानंद सिन्हा साहब को कांग्रेस का मतलब संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन यह चुना गया टेम्परेरी, यह चुना गया टेम्परेरी। इसे बोलते हैं अस्थाई, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को 1946 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो राइट आंसर इज बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 टर्म्स को पूरा किया। राइट, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आइए बेटा नेक्स्ट।
6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को भारत में मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को भारत में मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है और इसको 86 संविधान के संशोधन के द्वारा 2002 में भारत के संविधान में इसको पास किया गया था। करेक्ट। तो ये ऐड किस में हुआ है? ये हुआ है ऐड आर्टिकल 21A में। अब 12 से लेकर 35 आर्टिकल फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर ये मूल अधिकारों के बारे में यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, जो भारत के संविधान का पार्ट 3 है और आर्टिकल 12 से लेकर बेटा 35 है। फंडामेंटल राइट हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरो करे हैं। जब भारत का संविधान बनाया गया ये तभी भारत के संविधान में ऑलरेडी एडेड थे, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है बेटा, ये सब भूलना नहीं है। और आर्टिकल 21 को राइट टू एजुकेशन RTE भी बोला जाता है। RTI अलग है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन है, RTE राइट टू एजुकेशन है। राइट, ध्यान रखेंगे बात को। अगला क्वेश्चन आइए बेटा, नेक्स्ट। भारत का संविधान अनुच्छेद के तहत एक वित्त आयोग का प्रावधान देता है। देखो, भारत के संविधान में जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से आर्टिकल के अंदर लिखी गई है, बस यही क्वेश्चन है। देखो, मैंने क्या बोला, आर्टिकल जरूरी है याद करने। आर्टिकल 352 किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। करेक्ट। 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है। 280 वित्त आयोग की बात करता है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। यही हमारा बेटा करेक्ट आंसर है। 324 चुनाव आयोग की बात करता है। चुनाव आयोग की बात करता है। ठीक है। आपने पूछा कि सर क्लास की PDF मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेटा बिल्कुल मिलेगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है। एक बात सिर्फ मेरी सुन लीजिएगा, आपको फिर बता दूंगा कि PDF कहां से मिलेगी। YouTube पर तो क्लास चल रही है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट या टॉपिक वाइज MCQs कराए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो बच्चा नोटिफिकेशन की वेट करेगा कि नोटिफिकेशन आएगी तब बैच में एनरोलमेंट करूंगा, तब सिलेबस कवर करूंगा, यहां पर आप गलती कर रहे हैं। यहां पर आप गलती कर रहे हैं। ठीक है। क्या करना है आपने? आपने अगर CHSL को पास करना है तो हमने नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। जब तक नोटिफिकेशन आ रही है वो दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ट्राई करो कि SSC के CHSL के लिए जो 16 अप्रैल को आपका एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है, इस एकलव्य बैच में आप एनरोलमेंट कर लीजिए। यहां पर आपको Tier 1 और Tier 2 के लिए लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव क्लास मिलेगी बिल्कुल एग्जाम के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग और एग्जाम के बिल्कुल नए प्रकार के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बदल चुका है। लेकिन अगर आप लाइव क्लास के साथ साथ प्री और मेंस की टोटल क्लास चाहते हैं, आपको उसके अंदर मिल जाएगी। प्रॉपर संपूर्ण पैटर्न की न्यू टेस्ट सीरीज, सभी विषयों के लिए ई-बुक्स, सभी विषयों के हाथ के द्वारा लिखे गए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जो बच्चे पास हुए हैं उनके कुछ सेशंस गाइडेंस के लिए, और डाउट क्लासेस की PDF, यानी कि डाउट क्लासेस और क्लास की PDF। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो फिर आपको SSC CHSL का महापैक लेना पड़ेगा। महापैक में आपको Tier 1 और Tier 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। अगर हम CHSL के Tier 1 से पहले एक कोई क्रैश कोर्स लेके आते हैं या अगर कोई रिवीजन बैच भी लेकर आते हैं तो वो भी आपको SSC CHSL के महापैक के अंदर इंक्लूडेड फ्री में एज अ गिफ्ट मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है। कोई नई टेस्ट सीरीज आएगी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, करंट अफेयर फुल लेंथ, वो भी आपको CHSL महापैक के अंदर मिल जाएगी। लेकिन सर ये दोनों बैचेस मिलेंगे कहां से? आपने जाना है बेटा हमारे वेबसाइट पर या जाएंगे एप्लीकेशन पर।
ऑल कोर्सेज एसएससी सीएचएसएल। आपको दिख रहा होगा यहां पर एक सीएचएसएल का महापैक है। सजेशन रहेगा कि आप इसी में एनरोलमेंट करें, बाकी आपकी मर्जी। आप चाहो तो एकलव्य के सीएचएसएल बैच में जुड़कर सिर्फ लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इस बैच में ये सारी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, राइट। आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने सीएचएसएल में इस बार झंडे गाड़ने, एग्जाम पास करना है, आप बाय नाउ पर क्लिक करो। यहां पर लगाओ डिस्काउंट कोड Y724, इसे करो अप्लाई। आपको सिर्फ 1287 रुपए की फीस में, आपको सिर्फ 1287 रुपए की फीस में सीएचएसएल के टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों की तैयारी कराने के लिए आपको एकलव्य बैच मिल जाएगा। इतने पैसे नहीं देने बेटा, Y724 डिस्काउंट कोड लगाना है और उसमें आपको सीएचएसएल का ये एकलव्य बैच मिलेगा, जहां पर आपको ये सारी फैकल्टीज गाइडेंस और मेंटरशिप देंगी। अगर आप ये कोड लगाते हो तो मेरे पास कंपनी से एक मैसेज आता है कि सर इस बच्चे ने आपका ये कोड लगाया, तो बच्चे की जिम्मेदारी अब आपकी है, राइट, समझ गए हम। तो वहीं पर जब जिम्मेदारी हमारी है तो फिर आपको मेरी तरफ से 1000 MCQs की ई बुक एज अ गिफ्ट मिल जाती है बेटा मेरी तरफ से, करेक्ट। तो आज जुड़िए एकलव्य के सीएचएसएल के बैच में या फिर एसएससी सीएचएसएल के महापैक में। डिस्काउंट कोड दोनों पर यही लगेगा। आपको जो लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको लगता है कि आप लेना चाहते हो, आपने सीएचएसएल पास करना है, सिलेबस कवर करना है, इस बार एग्जाम निकालना है, तो दिस इज गोइंग टू बी द की फॉर योर सक्सेस। एकलव्य सीएचएसएल आज के लिए इतना ही। अब आती है बात आपके पीडीएफ की। एक टेलीग्राम चैनल है जीएस बाय साहिल मदान, सेम नाम से अड्डा की ऐप पर भी मेरा ग्रुप का है, सेम नाम से अड्डा की ऐप पर भी जो ग्रुप है वो यही नाम का है, और टेलीग्राम भी बेटा इसी नाम का है। दोनों में से जो मर्जी ज्वाइन कर लो। आपको मैं डेली क्लास की पीडीएफ रात को वहां पर शेयर कर दूंगा विद क्लास लिंक, राइट। तो अगर तो बैच लेना है तो Y724, महापैक लेना है Y724, 1000 MCQs चाहिए, डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए, टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी चाहिए, तो Y724 और सीएचएसएल की इस बार जिम्मेदारी बेटा हमारी। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।